Hello students, our next topic is the fundamental forces in nature. Okay, force what are the forces? Force क्या होती है? ठीक है. Now what is the fundamental forces in nature? Okay, there are four fundamental forces in nature. Means forces are many types. Forces जो होती है बहुत सारी होती है. Like you have the contact force, non-contact force. आपने पढ़ा है छोटी क्लास में भी आपने पढ़ा है कि कॉन्टेक्ट एंड नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स क्या होती है. इसके अलावा मस्कुलर फोर्स क्या होती है, व्हाट इज मस्कुलर फोर्स, व्हाट इज अ स्प्रिंग फोर्स, ओके, व्हाट इज अ फ्रिक्शनल फोर्स. ओके, so there are many types of forces are there, but the forces are combined into four categories. Okay, जो फोर्सेस होती है बहुत सारी फोर्सेस होती है, लेकिन इन सबको कंबाइन करके सिर्फ चार कैटेगरी में डिवाइड किया गया है. इसे हम बोलते हैं फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर. ओके, नाउ फर्स्ट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स. नाउ व्हाट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स? यू स्टडीड द चैप्टर ग्रेविटेशन इन 9th क्लास एंड यू नो वेरी वेल व्हाट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स. द फोर्स बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट. दो मास होता है, दो ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिनके पास मास होता है, उनके बीच में जो फोर्स होती है दैट इज नोन एज द ग्रेविटेशनल फोर्स. यू स्टडीड यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन in which you studied the force is directly proportional to magnitude of the charges and inversely proportional to the square of the distance between them. Okay, so this is the gravitational force. अब gravitational force हर जगह होती है, everywhere there is a gravitational force. Okay, जैसे for example a object falling towards the earth or the earth moving around the sun, the moon moving around the earth. तो इनको हम क्या बोलते हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं. वी कॉल्ड इट एज अ ग्रेविटेशनल फोर्स. ऐसा नहीं है कि मून जो है वो अर्थ के अराउंड मूव कर रहा है तो उसको हम अलग फोर्स से डिफाइन करेंगे. जो कोई ऑब्जेक्ट फॉल हो रहा है नीचे तो उसको हम अलग फोर्स से डिफाइन करेंगे. ओके, क्योंकि ये जो फोर्स होती है ये हर ऑब्जेक्ट पे लगती है. इट इज अ यूनिवर्सल फोर्स, इट इज प्लेस्ड एवरीवेयर. तो हमको अलग अलग पार्टिकल्स के लिए अलग अलग फोर्स डिफाइन करने की जरूरत नहीं है कि मून और अर्थ के बीच में आपने अलग फोर्स डिफाइन करी, सन और अर्थ के बीच में अलग फोर्स डिफाइन करी, मार्स और जुपिटर के बीच में अलग फोर्स डिफाइन करी. नहीं, ऑल दिस फोर्सेस आर कॉल्ड एज अ ग्रेविटेशनल फोर्स. ठीक है, इन्हें हम क्या बोलेंगे? ग्रेविटेशनल फोर्स बोलेंगे. ठीक है, तो दिस इज द ग्रेविटेशनल, दिस इज द वन फोर्स दैट इज नोन एज द ग्रेविटेशनल. सेकंड वन इज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक. नाम से आपको पता चल रहा है इलेक्ट्रो और मैग्नेटिक. इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म एक फिनोमिना होता है. अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, व्हाट इज दिस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स? इलेक्ट्रो मतलब यहाँ पे नाम है इलेक्ट्रिक. इलेक्ट्रो मीन्स इलेक्ट्रिक. तो यहाँ पे देयर इज वन इलेक्ट्रिक फोर्स इज कॉल्ड एज द इलेक्ट्रिक फोर्स. इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन द चार्ज पार्टिकल्स. Okay, you know that is the repulsive force between the two same charged particles and attractive force between the uncharged particles. Attractive force between the unlike charged particles. तो पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल करते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट करते हैं. तो ये कौन सी फोर्स है? इलेक्ट्रिक फोर्स. द फोर्स बिटवीन प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन, व्हाट दिस इज द इलेक्ट्रिक फोर्स. तो जब हम चार्ज पार्टिकल्स की बात करते हैं तो उसमें जो फोर्सेस होती है दैट इज नोन एज द इलेक्ट्रिक. Then magnetic force. Magnetic force, the force between the magnets. Magnets के बीच में जो force होती है that are known as the magnetic force. इसको हम क्या बोलते हैं? Magnetic force बोलते हैं. ठीक है, जैसे in the same way you know that the magnet has two poles, north pole and south pole. The north pole and north pole repel, north pole south pole attract. तो ये क्या है? force. तो इनको कंबाइन करा हुआ है क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म जो है वो एक कंबाइंड चीज. जैसे आपने पढ़ा था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में क्या होता है? इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड बोथ आर कंबाइंड टुगेदर. ओके, इन द सेम वे द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स आर कंबाइंड टुगेदर. द फोर्स बिटवीन द चार्ज पार्टिकल्स, द फोर्स बिटवीन द पोल्स. ओके, देन नेक्स्ट यू हैव द weak force. What is this weak force? The name is the weak force, but it doesn't mean it is a weak in nature. It's a very strong force. Weak force क्या होती है कि जनरली ये सब न्यूक्लियस पार्टिकल जो होते हैं
ओके, न्यूक्लियस पार्टिकल जो होते हैं, जैसे आपका प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन है, इनके बीच में लगती है। जब भी कोई न्यूक्लियर रिएक्शन होती है तो उसमें से पार्टिकल्स निकलते हैं और उन पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स होती है दैट इज नोन एज द वेग फोर्स। वन एग्जांपल इज देयर कि एक बीटा डीके होता है, ठीक है। बीटा डीके में क्या होता है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होता है या न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट होता है विद द रिलीज ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन निकलता है और इलेक्ट्रॉन के साथ साथ एक और पार्टिकल निकलता है, उसको हम बोलते हैं न्यूट्रिनो, न्यूट्रिनो या एंटी न्यूट्रिनो। ओके, दैट यू विल स्टडी इन न्यूक्लियर फिजिक्स। तो जब न्यूट्रिनो और इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, चार्ज पार्टिकल्स निकलते हैं न्यूक्लियर रिएक्शंस में, तो इनके बीच में भी आपस में क्या होती है, फोर्स होती है, एंड दैट फोर्स इज नोन एज द वीक फोर्स। ओके, इसको वीक न्यूक्लियर फोर्स भी कहते हैं। दिस इज आल्सो कॉल्ड एज द वीक न्यूक्लियर फोर्स। देन फोर्थ वन इज द स्ट्रॉन्ग या न्यूक्लियर फोर्स, स्ट्रॉन्ग और न्यूक्लियर फोर्स। ओके, can you tell me what is the reason of stability of atoms? Why atom is stable? Because in the nucleus the electron and proton having the force with each other. Okay, electron and proton having the force with each other, एक दूसरे के बीच में क्या है, force है, and that force is known as the strong force or nuclear force. nuclear force इसलिए दिया गया है क्योंकि ये जो force होती है ये न्यूक्लियस में ही लगती है, इट इज इन द न्यूक्लियस। ओके, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच में जो फोर्स होती है इसको अपन बोलते हैं न्यूक्लियर फोर्स या स्ट्रॉन्ग फोर्स। इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग फोर्स, ये जो होती है ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, ठीक है। तो दिस इज नॉन एज द स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। इनकी जो रेंज होती है, ठीक है, रेंज जो होती है बहुत अलग अलग होती है। जैसे इसकी जो रेंज होती है इनफाइनाइट होती है, इसकी भी रेंज इनफाइनाइट होती है। वीक न्यूक्लियर फोर्स की जो होती है 10⁻⁻16 मीटर। ओके, इसकी जो रेंज होती है 10⁻⁻16 मीटर और इसकी जो रेंज होती है 10⁻⁻15। दिस इज द रेंज, कितनी दूरी पे फोर्स लगती है। तो इन दोनों की इनफाइनाइट होती है, इसकी 10⁻⁻16 मीटर वेरी स्मॉल एंड इट इज 10⁻⁻15 मीटर। अब ये काफी कम जो है, यहाँ पे क्या है, काफी कम रेंज पे लगती है, तो इसका मतलब ये नहीं कि ये बहुत कमजोर है, इट इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग फोर्स। ओके, इनकी अपन स्ट्रेंथ देखते हैं। ये जो है, अगर मैं ये मान लूँ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स 1 है, ठीक है, इसकी स्ट्रेंथ क्या है, अगर 1 है, तो जो वीक न्यूक्लियर फोर्स होगी उसकी जो रेंज होगी दैट इज 10⁻⁻12। अगर इसकी रेंज 1 मीटर है तो इसकी रेंज होगी 10⁻⁻12 मीटर, इसकी रेंज होगी 10⁻⁻2 मीटर और इसकी रेंज होगी 10⁻⁻40, 39 होता है वैसे, -39 मीटर। समझ में आया आपको? तो अगर आप देखें 1, 10⁻12, 10⁻2, 10⁻39, सबसे स्ट्रॉन्ग कौन है? सबसे स्ट्रॉन्ग फोर्स है ये। ओके, सबसे स्ट्रॉन्ग जो फोर्स होती है दैट इज द स्ट्रॉन्ग फोर्स। उसके बाद जो होती है आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, उसके बाद आपकी होती है वीक फोर्स और उसके बाद होती है आपकी ग्रेविटेशन। ओके, अब आप देखें स्ट्रॉन्ग फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स में अगर आप कंपेयर करें तो आप देखेंगे कि 10⁻⁻39 टाइम्स, which is a very small quantity. Okay, so this is 10⁻30 times 9 times smaller than the strong force. जो स्ट्रॉन्ग फोर्स ये कह सकते हैं कि स्ट्रॉन्ग फोर्स जो होती है वो 10⁻39 टाइम्स ज़्यादा होती है किससे? ग्रेविटेशनल फोर्स। ओके, इसका एग्जांपल देखते हैं अपन कि जैसे अपन ने पढ़ा है कि ग्रेविटेशनल फोर्स इज अ व्हाट? Gravitational force is a universal force. It acts everywhere. So this force acts on the atoms and molecules. Electrons and protons पे भी लगती है क्या ग्रेविटेशनल फोर्स? बिल्कुल लगती है, क्योंकि यूनिवर्सल फोर्स है, हर ऑब्जेक्ट पे लगती है।
तो इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स पे भी लगती है। ओके, लेकिन इनका जो इफेक्ट होता है वो काफ़ी कम हो जाता है, क्योंकि एटम मॉलिक्यूल्स के पास अपनी कुछ की फोर्स है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग फोर्स जो है, स्ट्रॉन्ग फोर्स है यहाँ पे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है। तो ये फोर्स जो होती है, ये फोर्स इतनी ज़्यादा होती है कि ग्रेविटेशनल इफेक्ट को क्या कर देती है, खत्म कर देती है, या कम कर देती है, खत्म नहीं करती है, कम कर देती है। इट डिक्रीजेस द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स ड्यू टू द देयर ओन फोर्स। ठीक है, अपनी फोर्सेस के कारण इनका इफेक्ट क्या कर देती है, ये कम कर देती है। ठीक, तो ये उसकी रेंज होती है एंड दिस इज द स्ट्रेंथ। सबसे होती है स्ट्रॉन्ग फोर्स, उसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, वीक फोर्स एंड ग्रेविटेशन। ओके, सो दिस आर द 4 फोर्सेस। इसके बारे में आपको डिटेल में दिया हुआ है, आप फर्स्ट चैप्टर में पढ़िए। और फर्स्ट चैप्टर में आपको फोर्सेस के बारे में दिया है, कुछ टेक्नोलॉजी के बारे में दिया है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बारे में दिया है, वो आप पढ़िए। कुछ साइंटिस्टों के बारे में दिया है कि उन्होंने कौन सी डिस्कवरी करी थी फिजिक्स से रिलेटेड। तो ऑल दिस इज योर अबाउट द फर्स्ट चैप्टर। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट चैप्टर है, जनरल चैप्टर है, इसको आपको थोरोली स्टडी करना है। ठीक है, कोई इसमें न्यूमेरिकल नहीं है, कोई डेरिवेशन नहीं है, कुछ भी नहीं, सिर्फ आपके नॉलेज के लिए है। यू हैव टू स्टडी थोरोली। ठीक है, तो आप थोरोली स्टडी करेंगे इसकी। तो ये जो चैप्टर होता है ये एग्जाम में नहीं आता है। ठीक है, तो एग्जाम में नहीं पूछते हैं, ना ही आपके कंपटीशन एग्जाम में आता है, पर ये एक जनरल नॉलेज के लिए, क्योंकि आपने फिजिक्स लिया है 11th में, तो आप जान सको कि फिजिक्स होता क्या है, फिजिक्स पे कितने लोगों ने वर्क किया है, और फिजिक्स का दूसरे सब्जेक्ट से क्या रिलेशन है, टेक्नोलॉजी से क्या रिलेशन है, और आगे आप फिजिक्स पढ़ेंगे तो आपको क्या यूज आएगा। ठीक है, तो आप इसको पढ़िएगा फर्स्ट चैप्टर को। तो अपना ये फर्स्ट चैप्टर जो है कंप्लीट हो रहा है। नेक्स्ट क्लास से अपन स्टार्ट करेंगे अवर सेकंड चैप्टर, दैट इज द यूनिट एंड मेथड। ओके, थैंक यू।